नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को। और ये जो क्वेश्चन आपके UGC नेट के अलावा अगर आप अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण आने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री या फिर ट्रांसपेरेंसी। अनुदेशन सामग्री का उदाहरण आप यहाँ पर नहीं है। कौन सा? जो ऑप्शन डी में दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी। तो व्याख्यान विधि में शिक्षक संबंधित विषय वस्तु की व्याख्या करता है और छात्र इस विधि के दौरान निष्क्रिय रहते हैं, इसलिए इस विधि से छात्रों में तर्क शक्ति का विकास संभव नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि के द्वारा हो सकता है। ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि के द्वारा हो सकता है। व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है या व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। तो एक सही नहीं है। अब कौन सा वाला यहाँ पर सही नहीं है? जो ऑप्शन एक में दिया गया है कि तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि के द्वारा हो सकता है, तो यही सही नहीं है। इसके अलावा देखें तो ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि के द्वारा हो सकता है, एक तरीके से भाषण देना होता है जैसे, या क्लास में जो लेक्चर दिया जाता है। व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है और व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ सुनना होता है और जो टीचर जो उन्हें बोलते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना या व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कौन से वाला कथन सही है? विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है। वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है। विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है या विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती है। तो यहाँ पर एक सही है। अब जो सही है कौन सा? ऑप्शन सी में जो दिया गया है, विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। तो आधुनिक जो समय है, इस समय में या आधुनिक समय में व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र के विकास को मापने के लिए विभिन्न तरह की वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग किया जाता है और इन परीक्षणों में अनेक जो विशेषताएं जो है ये पाई जाती है, जो यहाँ पर इसमें बताई गई है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? राम को 200 से 45 अंक प्राप्त हुए, मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ, या फिर ये सभी। तो कौन सा यहाँ पर मूल्यांकन को इंगित करता है? अब मूल्यांकन को कौन सा इंगित करता है? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, ये सभी। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है और मूल्यांकन के द्वारा बालक को अपनी निष्पत्ति में सफलता मिलती है और वह कार्य को करने के लिए तत्पर रहता है। मूल्यांकन की प्रविधियों को इसलिए उद्देश्यपूर्ण एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है। मूल्यांकन के लिए जो भी विधि अपनाई जाती है वह पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए और वह मूल्यांकन की पूर्ण व्याख्या कर सकने योग्य हो, वह स्थायी एवं वस्तुनिष्ठ हो, वह मापन की क्रिया पर आधारित हो और मूल्यांकन में जो विधि अपनाई जाए वह स्तर अनुकूल होनी चाहिए और मूल्यांकन की विधियों का वैध होना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है, शोध वह व्यक्ति कर सकता है जिसने शोध विधि पढ़ी हो, जिसके पास स्नातकोत्तर उपाधि है, जिसमें सोचने की और तर्क करने की क्षमता है, या फिर जो परिसर में हो। तो शोध वह व्यक्ति कर सकता है। कौन? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसमें सोचने की और तर्क करने की क्षमता हो, तो वही व्यक्ति क्या है? शोध कर सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा एक सही है? अब कौन से वाला सही है? कि शोध के उद्देश्य को शोध ग्रंथ के प्रथम अध्याय में लिखते हैं। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए,
विचलन समस्या का स्रोत है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी एक सही है। कौन से वाला सही है? ऑप्शन डी वाला, मतलब ये सभी सही है। यहाँ पर शोध ग्रंथ का प्रथम अध्याय भूमिका होता है, इंट्रोडक्शन का देते हैं इसको, जो समस्त अध्ययन संबंधी विवरण को प्रस्तुत करता है। और इस अध्याय का मुख्य ध्येय अध्ययन की आवश्यकताएं, क्षेत्र, अपनाई गई विधियां, प्रक्रियाएं, मान्यताएं, परिकल्पनाएं, शोध संबंधी प्रतिबद्धता होती है। और इस अध्याय में निम्नलिखित प्रवृत्ति के तत्वों का तार्किक विधि से विचार विमर्श किया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से समस्या का वर्णन, अध्ययन के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सहित आवश्यकता या महत्व, अध्ययन के उद्देश्य, मौलिक मान्यताएं, व संदर्भ की मीमांसात्मक रूपरेखा, परिकल्पनाएं, अध्ययन की विधि, प्रयोग किए गए विचारों या शब्दों की परिभाषा और शोध प्रबंधनों का गठन। तो ये जो है इसमें आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कौन सी विधि शोध विधि नहीं है? तो शोध विधि एक नहीं है। अब ये कौन सी है? अवलोकन, ऐतिहासिक, दार्शनिक या सर्वेक्षण। तो एक विधि यहाँ पर नहीं है जो ऑप्शन ए में दी गई है, अवलोकन। सर्वेक्षण मतलब सर्वे करना हो गया, ऐतिहासिक हो गया, दार्शनिक हो गया। तो अवलोकन करना जो यहाँ पर नहीं माना गया है। नेक्स्ट है, शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं, मूल्य, प्रायोगिक और क्रिया शोध, संख्यात्मक और गुणात्मक शोध, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध, या ये सभी। तो शोध को वर्गीकृत कर सकते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, मूल, प्रायोगिक और क्रिया शोध, संख्यात्मक और गुणात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सर्वेक्षण और प्रायोगिक शोध। इसके बाद है, शोध का प्रथम सोपान है समस्या का चयन करना, ढूंढना, पता लगाना या पहचान करना। तो शोध का प्रथम सोपान है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, कौन सा? समस्या का चयन करना। तो शोध के प्रथम सोपान में समस्या का चयन किया जाता है और उसके बाद समस्या की परिभाषा की जाती है, जिससे समस्या का सीमांकन होता है और उसे व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। तो ये तो है पहला सोपान। जो द्वितीय सोपान है, इसमें समस्या के संभावित समाधानों के लिए कथन किए जाते हैं और इन्हें परिकल्पना कहा जाता है और परिकल्पना से संभावित समाधान होते हैं। तो यह दूसरे नंबर का है। तीसरे नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है, जिससे शोध विधि व प्रविधियों के संबंध में निर्णय किया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर इसकी तीसरी विधि थी। चौथे नंबर की अगर हम यहाँ पर बात करें, चौथे सोपान की, तो इसमें प्रदत्त समकों का संकलन किया जाता है। इसमें क्या होगा? डाटा जो है उसका संकलन किया जाता है। और जो पांचवा सोपान है, इसमें जो समकक्ष है, सम अंक, इनको सार्थक बनाने के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है और प्रदत्तों के विश्लेषण में परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। उनके आधार पर निर्णय लिया जाता है और प्रदत्तों के विश्लेषण में परिणामों की व्याख्या की जाती है। तो ये पांचवा है। छठे नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें प्रदत्त के विश्लेषण और परिणाम के आधार पर निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है, जो नवीन ज्ञान की वृद्धि करता है और जिनके द्वारा क्रियाओं में सुधार व विकास लाया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सोपान है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक गद्यांश आया है, जिसमें से आपने क्वेश्चनों को फिल करना है। तो निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और 11 से 15 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर आपने देने हैं। तो इसमें कई बार शीर्षक पूछ लिया जाता है, जो आपको इसमें जो इसका जो निचोड़ जो होता है, निष्कर्ष, वो आपको इसमें जो भी मिलेगा वही आपका जो है यहाँ पर इसमें निष्कर्ष होगा। करीब 3 दशकों तक हीरोइनों की चपटे पेट कि आभूषण जड़ित नावियों के इर्द गिर्द चिमटे रहने के बाद मुंबईया फिल्म उद्योग भारतीय मूल की जोशीले गुरदर चड्डा बल्ले बल्ले के साथ भारत और खुद अपनी तलाश में जुट गया है। 4 प्रमुख निर्देशकों की 30-30 करोड़ रुपए से अधिक के बजट वाली शीघ्र ही रिलीज होने वाली 4 फिल्मों में यह जानने की कोशिश तो की गई है कि हम कौन हैं, दूसरों को भी पुनः परिभाषित किया गया है। यह बुनियादी प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढने में धोखेबाज लोग कतराते हैं।
और यह एक ऐसा सवाल भी है जो रोशनी मध्यम होने पर और प्रोजेक्टर चलने के साथ दर्शकों को बांध देता है। एक राष्ट्र राज्य के रूप में हम कौन हैं? एक काम के रूप में हम कहाँ जा रहे हैं? जर्मनी ने इसके लिए एक शब्द इजाद किया था, जाइटगीस्ट। यश चोपड़ा शायद इसका उच्चारण भी ना कर सके, किंतु 72 वर्षीय चोपड़ा ही ऐसे व्यक्ति है जो इसे बखूबी दर्शा सकते हैं। भारतीय मूल के लोगों को पर्दे पर 1991 में लम्हे में दिखाने वाली पहली फिल्म का दर्जा हासिल करने के बाद वे नई फिल्म वीर जारा में अपनी जड़ों की ओर लौट आए हैं। यह फिल्म 1986 के दौर पर आधारित है, जिसमें पाकिस्तान को, जो कि पारंपरिक रूप से पराया है, वह हिस्सा जो अलग हो गया, प्रेमी और उदारकर्ता के रूप में दिखाए गए हैं। 1947 के दौर पर आधारित सुभाष गई की किसना में पराये के रूप में एक अंग्रेज महिला को दिखाया गया है। वह कोई मेम साहब नहीं बल्कि महबूबा है। केतन मेहता की द राइजिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग्रेज असंख्यक लोगों को सताने वाला दोस्त नहीं तो ज्वेल इन द क्राउन से लेकर कर्मा तक फैला हुआ है, बल्कि इज्जतदार दोस्त है। वस्तुतः मनोज कुमार की देश की धरती एक अलग फिल्म है। उसमें संस्कृति है, विवादास्पद राजनीति नहीं है, बल्ले बल्ले है, बॉम्ब हनी दरिया नहीं है, नजदीकियाँ है। ये चारों हीरो और हीरोइन का एक नया चेहरा प्रस्तुत कर रही है। इस नए हीरो में कमजोरियां हैं, संवेदनशील है, अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है, लेकिन असफलता से डरता नहीं। वह युवक कम पुरुष ज्यादा है, उसका नाम भी परिपक्वता का प्रतीक है। वीर जारा में वीर प्रताप सिंह और स्वदेश में मोहन भार्गव नए हीरोइन कोई कमसीन शौक हासिल नहीं है, बल्कि पारंपरिक पंजाबी लिबास में ठेठ भारतीय काया वाली बेबे है, जैसे कि गुरिंदर चड्ढा की ब्राइड एंड प्रेजुडिस में दिखती है। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर ये इसमें गद्यांश है, फिल्मों पर आधारित आपका ये गद्यांश है। और अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यश चोपड़ा किस शब्द को बोलने में समर्थ नहीं हो सके? ब्लिंग ब्लिंग, मोन्टाज, जाइटगीस्ट या दुनिया। तो जैसा कि यहाँ पर अभी हमने इस गद्यांश में पढ़ा था, तो जो ऑप्शन बी में आया है जाइटगीस्ट, इसी को नहीं बोल सकते हैं। ये जो गद्यांश जो आपने एक बार में ही ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े और आपका समय भी बच जाए, क्योंकि एग्जाम में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। इसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन है, 1991 में लम्हे बनाई थी सुभाष घई, आदित्य चोपड़ा, यश चोपड़ा या शक्ति सामंत। तो 1991 में बनी फिल्म लम्हे ये बनाई थी, तो किसने? यश चोपड़ा ने। मनोज कुमार से कौन सी फिल्म संबंधित रखती है? ज्वेल इन द क्राउन, किसना वीर जारा है देश की धरती, मनोज कुमार। तो इनका जो संबंध है देश की धरती से है। इसके बाद है यश चोपड़ा की नवीनतम फिल्म कौन सी थी? दीवार, कभी कभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, वीर जारा। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा। तो उस समय की ये वीर जारा थी, ये 2006 जो है उसमें आई थी। इसके बाद है वीर जारा में हीरोइन की ड्रेस क्या थी? परंपरागत गुजराती कपड़े, बंगाली, पंजाबी या मद्रासी कपड़े, कौन से थे? तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन है सी वाला, तो परंपरागत पंजाबी कपड़े थे। इसके बाद है इनमें से किसको मौखिक संचार कहा जा सकता है? प्रोफेसर शर्मा ने, तो मौखिक संचार कहा जा सकता है। प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया, चौराहे पर बत्ती हरे से नारंगी रंग की हो, शिशु अपनी माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्ला रहा था, या दीपक ने अवकाश प्राप्ति हेतु एक पत्र लिखा। तो किसको मौखिक संचार कहा जा सकता है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में लेक्चर दिया। तो संचार या संप्रेषण मुंह से बोलकर किया जाता है, कम्युनिकेशन, और वह मौखिक संचार कहलाता है। इस तरह के संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संप्रेषक और संप्रेषी आमने सामने हो, यह इतने निकट हो कि वे एक दूसरे को सुन सकें। मौखिक संप्रेषण में हम बातचीत, विचार वार्ता, भाषण, प्रश्नोत्तर, कथन आदि के द्वारा सूचना आदि का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब जो आमने सामने बैठकर जो बात होती है तो उसे कहा देते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये हमारा सेंसर रहेगा।
तो ये भी कम्युनिकेशन ही है, जैसे कोई लेक्चर दे रहा है क्लास में। नेक्स्ट आ जाता है भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक संचार चैनल कौन सा है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया था जो ऑप्शन बी में है, तो ये NDTV 24/7। इसके बाद है 8-34-12 X 1854 श्रृंखला में जो यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा, चाहे यहाँ पर X दे दिया जाए क्वेश्चन मार्क हो, तो इनके स्थान पर कौन सा आएगा, 26, 24, 36 या 32। यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन है हमारा सी वाला, तो 36 जो है यहाँ पर आएगा। अब 36 कैसे है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 8-24 और 12-36, तो यहाँ पर जो है इसमें ये 24 आ गया। तो कौन यहाँ पर जो है कौन सा कोड चला हुआ है, 8-24, तो 8 तो यहाँ पर जो 24 है ये हो जाएगा और 12-36 हो जाएगा और 18-54 होता है। तो ये वाला कुछ क्रम यहाँ पर चला हुआ है, 8-24, 12-36 और 18-54 वाला, इसी कारण से 36 जो यहाँ पर आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो एक सुमेलित नहीं है, अब ये कौन सा है यहाँ पर, तो यही जो आपने बताना है। तो सुमेलित नहीं है एन राम द हिंदू, बरखा दत्त जी न्यूज, प्रणय राय NDTV 24/7, यहाँ पर कुछ चावला आज तक। तो एक नहीं है था यहाँ पर कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, बरखा दत्त जी न्यूज। तो क्या है, एक टीवी पत्रकार है जो NDTV में समूह संपादक मतलब ग्रुप एडिटर है। तो यही जो है इसका सही नहीं है। इसके बाद है क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, इस सूक्ति का प्रयोग किया जाता है द टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू टाइम्स के द्वारा। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन डी में है, हिंदू टाइम्स के द्वारा, क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है। तो एक टैगलाइन कह सकते हैं आप उनकी है। इसके बाद है यदि ए का मूल्य 5, ए का जो मूल्य 5, बी का मूल्य 6 है और सी का मूल्य 7 और डी का मूल्य 8 है, तो निम्नलिखित संख्याओं का मूल्य क्या होगा। तो यही जो आपने यहाँ पर बताना है। तो अब आप यहाँ पर इसका कोड जा देख सकते हैं, ए का 5, बी का 6, सी का 7, डी का 8 है। तो इसी आधार पर 17, 19, 20, 9 और 8 का कोड आप देख सकते हैं क्या वाला बनेगा। तो इसका जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी में जो दिया गया है, TONGA। तो यही जो यहाँ पर इसका बनेगा, क्योंकि 17, 19, 20, 9 जो है इसका जो है बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है इसमें अगर हम देखें तो जैसे ये चला गया था, फिर आगे इससे डी के बाद E, F, G, तो ये वाला कुछ क्रम जो है यहाँ पर चलेगा इसका। तो इस आधार पर अगर हम, क्योंकि यहाँ पर 20 तक संख्या है तो 20 तक हम इसको लिख लेंगे। 20 के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे 17 है, तो 17 का जो नंबर है M आ जाता है। 17 कौन से नंबर का है, M नंबर का। 19 की बात करें तो ये कौन से नंबर का है, O नंबर पे आएगा 19। ये 17 पे आएगा, ये 19 पे आएगा। इसके बाद है B देखें तो इसका नंबर है P। इसके बाद है 9 नंबर पे कौन सा आएगा, E जो आपका 9 नंबर पे आएगा। यहाँ पर ये है 9 नंबर। और इसके बाद है 8 नंबर पे है D, MOPD। तो इसका मतलब जो है ये B वाला यहाँ पर इसका बनेगा। तो ये जो है यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है संचार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
हेमा मालिनी चिल्ड्रन फिल्म इंडिया की अध्यक्ष है। माँ यश चोपड़ा भारत की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष है। शर्मिला टैगोर फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष है। या दिलीप कुमार, राजकुमार और प्रीति जिंटा को दादा साहेब फिल्म पुरस्कार मिला है। तो कौन से वाला है यहाँ पर संबंधित? संचार से संबंधित। तो यहाँ पर जो संचार से जो संबंध रखता है ऑप्शन ए में जो दिया गया है, हेमा मालिनी का संबंध चिल्ड्रन फिल्म इंडिया की अध्यक्ष है। तो पुराना जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इसके बाद है यहाँ पर एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1, 2, 3, 4 है यदि इनकी परिधि 52 सेंटीमीटर है तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पहले समुच्चय के अक्षरों में एक विशेष संबंध है। इस संबंध के आधार पर दूसरे समुच्चय के लिए सही विकल्प कौन सा होगा? तो जैसे AST को हम BRU लिख सकते हैं, AST को हम BRU लिख सकते हैं। तो NQV को कैसे लिखेंगे, पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो AB MNOPQRSTU, तो इसी आधार पर अगर हम इसका भी देखें तो NQV, तो N के बाद क्या आता है? MNO NO, और Q से पहले JKL MNO PQ STUV W। तो ये वाला जो है क्रम यहाँ पर बनेगा। तो जो इसमें ऑप्शन डी जो है इसमें जो दिया गया है OPW, तो यही जो है यहाँ पर इसका सी आंसर बनेगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, किसी कोट में PAN को हम 31 लिख सकते हैं। PAN को हम क्या लिख सकते हैं? 31। और PAR को हम क्या लिख सकते हैं? 35। तो PAT को हम क्या लिखेंगे? तो PA को हम 31 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पर इनको जो जोड़ा गया है, जैसे अल्फाबेट जोड़ते हैं तो इस प्रकार से जोड़ा गया है यहाँ पर। और PAT को जब हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा इसका? तो जैसे 16 और ये 1 और T कौन से नंबर का है? 20वें नंबर का है, तो 37 जो यहाँ पर हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट जो उनका नंबर है और ऑप्शन बी वाला फिर इसका बनेगा। इसके बाद इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर एक निरर्थक है? वह कुंवारा था किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। वह कुंवारा है किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। जब उसने विवाह किया था तब वह कुंवारा नहीं था, जब वह कुंवारा था तब वह विवाहित नहीं था। तो कौन सा यहाँ पर एक निरर्थक बनता है? जो यहाँ पर बी में दिया गया है, वह कुंवारा है किंतु उसने हाल ही में विवाह किया है। जब उसने हाल ही में विवाह किया तो कुंवारा कैसे हुआ? तो यही निरर्थक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर भी आपने सही बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर देखें तो दूसरे पत्नी के बिना दूसरा पति नहीं हो सकता। अनिल बॉम्ब का मित्र है, बॉम्ब राज का मित्र है, तो अनिल राज का मित्र है। ए बी के समान है, बी सी के समान है, इसलिए ए सी के समान है। यदि सभी असत्यवादी हैं तो हम इसे कभी सिद्ध नहीं कर सकते। वोट वाला क्वेश्चन है, कैसे जाए बनेगा? तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ऑप्शन सी जो दिया गया है, 2, 3 और 4। तो 2, 3 और 4 जो उसको यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन परस्पर व्याघाती है? जैसे सभी फूल सुवासित नहीं होते हैं, अधिकतर फूल सुवासित नहीं होते हैं। कोई भी फूल सुवासित नहीं होता, अधिकतर फूल सुवासित होते हैं। तो व्याघाती है यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है, कौन सा? दूसरा और तीसरा। अधिकतर फूल सुवासित नहीं होते या कोई भी फूल सुवासित नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पर एक असत्य है। किसी दिन सूर्य पूर्व से उदित नहीं होगा, लकड़ी का मेज मेज नहीं होता,
दिल्ली शहर पानी में डूब जाएगा या कारों में पानी ईंधन के रूप में प्रयुक्त होगा। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? अब असत्य कौन सा है? ऑप्शन सी में जो दिया गया है पहले 3 कि सूर्य प्रचोदित नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। लकड़ी का मेज नहीं होता, ये भी गलत है। दिल्ली शहर पानी में डूब जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसी कारण से यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसको माना गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन एक ही बात कहता है? मैं एक अध्यापक हूँ, अरविंद द्वारा कहा गया। मैं एक अध्यापक हूँ, विनोद द्वारा। मेरा पुत्र एक अध्यापक, विनोद के पिता के द्वारा कहा गया। मेरा भाई एक अध्यापक, विनोद की बहन के द्वारा कहा गया। मेरा भाई एक अध्यापक है, विनोद की इकलौती बहन के द्वारा कहा गया। मेरा इकलौता शत्रु एक अध्यापक है, विनोद के इकलौते शत्रु द्वारा कहा गया। तो यहाँ पर बताना इनमें से कौन सा एक हो सकता है, कौन सा एक ही बात कहते हैं। और जो ऑप्शन डी में दिया गया है, मेरा इकलौता शत्रु एक अध्यापक है, विनोद के इकलौते शत्रु के द्वारा ये कहा गया। तो फोर्थ जो इसमें कौन सा दिया गया है? डी में। तो इसमें 5वां और 6वां जाए दोनों है कि मेरा भाई एक अध्यापक है, विनोद की इकलौती बहन द्वारा कहा गया। मेरे इकलौता शत्रु एक अध्यापक है, विनोद के इकलौते शत्रु के द्वारा कहा गया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, इसमें आ जाता है निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए। हम प्रश्न संख्या 31 से 33 तक के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 में इनमें से किस कंपनी ने सर्वाधिक लाभ प्रतिशत प्राप्त किया था? कब? 2000 में। तो ये डॉट जा 2000 को दिखा रहा है और जो ये आयत जो है ये 2001 को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्राप्त लाभ का प्रतिशत दिया गया है और ये ABCDEF ये कंपनियां हैं। तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो कौन सा है? तो वर्ष 2000 में कंपनी जो F है, F ने सबसे अधिक कितना? 60%। 60% जो यहाँ पर प्राप्त किया है। कब? वर्ष 2000 में। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। तो यहाँ पर जो है ये जो 2000 की बात थी जिसका चिन्ह ये डॉट वाला है, तो ये यहाँ पर F है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, वर्ष 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने न्यूनतम प्रतिशत लाभ प्राप्त किया था? 2001 में सबसे कम लाभ प्रतिशत किसने प्राप्त किया था? तो ये है 2001। सबसे कम देख सकते हैं आप यहाँ पर ये 40 है। तो किसने प्राप्त किया था यहाँ पर? और जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है, अब ए में देख सकते हैं कौन सा है? तो ए वाला, जो कि कितना था? 40% था, क्योंकि ये 2000 वाला है और ये 2001 वाला है। इसके बाद वर्ष 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक औसत लाभ प्राप्त किया था? 2001 वाली में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2001 वाली में सबसे लाभ जो किसने प्राप्त किया था? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो कौन सी कंपनी थी ये? एफ। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। नेक्स्ट में है ABC और D कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या और उनकी कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंकों को दिया गया है। विद्यार्थी जैसे कक्षा में 10, B में 40, C में 30 और D में 20 है। तो इनकी संख्या अंकगणितीय औसत 20, 30, 50 और 15 है। तो इन चारों कक्षाओं के अंकों का संयुक्त औसत जो है कितना होगा? तो इनका जो संयुक्त औसत जो निकल के आएगा तो ये 32 जो है निकल के आएगा। इसके बाद विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है UNDP, WTO, IMF या विश्व बैंक के द्वारा।
तो विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है और ये किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी, तो इनके द्वारा किया जाता है। ये जो मानव विकास रिपोर्ट जो है इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है और इस रिपोर्ट में मानव विकास की तुलना मानव विकास सूचकांक के आधार पर की जाती है और मानव विकास सूचकांक के 3 मानकों स्वास्थ्य, शिक्षा, आय एवं रहन सहन के स्तर के आधार पर तैयार किया जाता है। इस सूचकांक के लिए स्तर का आकलन जीवन प्राप्ति आशय के द्वारा शैक्षणिक स्तर का प्रौढ़ साक्षरता और प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय स्तर पर पंजीकरण के आधार पर और रहन सहन स्तर का आकलन आय के स्तर व क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किया जाता है। इसके बाद है LAN संबोधित करता है लोकल एंड नेशनल, लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया या लाइव एरिया नेटवर्क, लैन। तो लैन का मतलब ये कंप्यूटर कैसे क्वेश्चन है, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे यहाँ पर लिया गया है जो ऑप्शन बी जो इसमें दिया गया है। तो लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन अगर यहाँ पर होता WAN तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, एजुसेट के माध्यम से सीखना, वेब बेस्ड सीखना या उपरोक्त सीखना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है। अब इसमें कौन सा सम्मिलित है, जो ऑप्शन यहाँ पर डी में दिए हैं, मतलब सारे, जिसमें ऑनलाइन भी आ जाता है, एजुसेट है जो ये स्कूलों में लगाए भी गए थे, और वेब बेस्ड सीखना, तो ये सारे आ जाते हैं। इसके बाद है इनमें से कौन सा कथन सही है। मोडेम एक सॉफ्टवेयर है, मोडेम वोल्टेज का स्थिरीकरण करने में सहायता करता है। मोडेम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और उसके विपरीत बदलता है। तो सही बताना था यहाँ पर, एक सही और कौन सा ऑप्शन डी होगा। मोडेम जो है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और उसके विपरीत बदलता है। इसके बाद आ जाता है URL का कौन सा प्रारूप इनमें से उपयुक्त है। mail.com, @mail.com, www@mail.com, www.mail.com, तो सही है यहाँ पर एक। और कौन सा है जो ऑप्शन डी में दिया है, www.mail.com। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको कह देते हैं। और वेबसाइट खोलने का एक स्टैंडर्ड एड्रेसिंग सिस्टम है। इसके बाद है इनमें से कंप्यूटर की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। कंप्यूटर एक मशीन है जो सूचना को संचालित कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गुणात्मक और संख्यात्मक जानकारी को संग्रहित, पुनः प्राप्त और तीव्र गति से सही संचालित कर सकता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो संख्यात्मक जानकारी को संग्रहित, पुनः प्राप्त और तीव्र गति से संचित कर सकता है। या फिर कंप्यूटर एक मशीन है जो गुणात्मक जानकारी को संग्रहित, पुनः प्राप्त और तीव्र गति से सही संचालित कर सकता है। तो कौन सा सही है यहाँ पर जो परिभाषा ऑप्शन बी में जो दी गई है। कंप्यूटर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को गणनात्मक और गणनात्मक दोनों रूप में तेजी से जमा और प्रोसेस कर सकता है। और यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो भारी मात्रा में डाटा पढ़ और लिख, गणना, तुलना, जमा और इस डाटा को प्रोसेस कर सकता है। इन सभी कार्यों को कंप्यूटर तेज रफ्तार, शुद्धता और विश्वसनीयता से कर सकता है। इसके बाद है ज्वालामुखी उद्गार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति हुई है। मौसम परिवर्तन के रूप में, द्वीपों के धंसने में, वनस्पति क्षेत्र में या पशुओं के लोप होने में। तो ज्वालामुखी उद्गार को के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति हुई है, जो ऑप्शन बी में दिया है, द्वीपों के धंसने से। इसके बाद है महासागरीय जल में CO2 के सामान्यतः वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटित होने के साथ तापमान में कमी होगी, कार्यफल में बढ़ोतरी होगी, पादप प्लैंकटन में वृद्धि होगी या समुद्रिक स्तर में उत्थान होगा। तो महासागरीय जल में CO2 के सामान्यतः वांछित स्तर से अधिक अवशोषण और विघटन होने के साथ क्या परिवर्तन होंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं, पादप प्लैंकटन में वृद्धि होगी। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, कॉलम 2 को 1 से सम्मिलित करने के लिए समुचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर भी बताइए। तो मिलान करने का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब मिलान करने को देखें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन सी को माना गया है, जिसमें
इसको देख लेते हैं पहले मिलान करके। कुछ शायद यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इसमें कुछ ये वाला बनेगा, जिसमें जो शुद्ध जल जो है इसको न्यूट्रल माना जाता है, मतलब 7 होगा, pH मान जिसका 7 है। 250 सेल्सियस का जो शुद्ध जल का pH 7 के आसपास जिसका होता है, 7 से कम pH वाला जो है उसे हम अम्लीय कहेंगे। 7 से कम वाला जो होगा, जैसे यहाँ पर 5 है, और जो 7 से अधिक होगा, 7 से जो ज़्यादा होगा उसे हम क्षारीय कहेंगे। तो हानिकारक जो है यहाँ पर 4 वाला हो जाएगा। इस प्रकार से जो इनका मिलान होगा यहाँ पर। इसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी नेट जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका गठन इनमें से किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मुदालिया, सर्जेंट या कोठारी आयोग। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। इसके बाद है भारत के ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सर्वाधिक उत्सर्जन कोयले, जलप्लावन, कचरा जलाने या वनस्पति अवशेष के द्वारा होता है। तो भारत के ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का सबसे अधिक उत्सर्जन होता है, जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं, कोयले के द्वारा। कोयले पर आधारित ताप बिजली घरों में से सबसे अधिक प्रदूषण होता है। ये जो थर्मल जो लगे हुए हैं, ताप बिजली घरों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, राख, काली खादी वायुमंडल में अत्यधिक प्रदूषण फैलाती है। औद्योगिक चिमनी से निकलने वाली विभिन्न गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि हाइड्रोकार्बन, धूल के कण, वाष्प कणिकाएं तथा धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं। इसके बाद है नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में वायु ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा तीव्रतर होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी होगी, ग्रामीण क्षेत्र जैसी रहेगी या ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा ठंडी रहेगी। तो क्या प्रभाव पड़ेंगे यहाँ पर, जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा धीमी रहती है कि नगरीकरण प्रक्रिया के कारण रात्रि में नगरों में जो वायु है वो क्या रहेगी, धीमी रहेगी। इसके बाद है इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने का अधिकार और संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, 20, 29 या 31, और जो ऑप्शन सी में दिया है। तो कौन सा है? अनुच्छेद 20। इसके बाद है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग, संसद की शुल्क समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय या केंद्रीय चुनाव अधिकारी के द्वारा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है, जो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी में जो दिया गया है, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा। इसके बाद है नए चयनित IAS को आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ ऑफ कॉलेज ऑफ इंडिया के द्वारा, LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा या सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज के द्वारा। तो यहाँ पर देखें तो इनमें कौन सा ऑप्शन सी होगा? तो यह LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मसूरी में है ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जो कौन सा जा बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। तो संसद का जो संबंध है ये बजट के अधिनियम से है। CNAG का संबंध ये माना गया है आय जो है आय व्यय, जो व्यय है इसकी वैधता से। वित्त मंत्रालय का संबंध है बजट के निरूपण से, और व्ययकारी विभाग इसका फिर जो एक बच गया बजट का निष्पादन। इस प्रकार से जैन का यहाँ पर मिलान हो जाएगा, और यही हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।